इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी तक अपन ने कौन कौन सा देख लिया, ठीक है, पूरी चैप्टर के अपन ने जो बॉन्ड जो होते हैं वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करना सबसे पहले अपन आयनिक बॉन्ड देख लिया, फिर कोवलेंट बॉन्ड देख लिया, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख लिया। तो अपन अभी आगे सबसे बाद में अभी हम चालू करने वाले कोवलेंट बॉन्ड करना। बहुत सारी चीज़ें अपन ने देख ली, वीबीटी देख लिया, बीएससीपीआर देख लिया, एमओटी देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। अब आते हैं वीक बॉन्ड की तरफ। वीक बॉन्ड करना पहला बॉन्ड, दो बॉन्ड होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है वंडरवॉल बॉन्ड। तो दोनों के दोनों अपन ध्यान से देख लेंगे। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, बाद में अपन वंडरवॉल बॉन्ड भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले टॉपिक अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि मेरे पास वीक हो जाता है, वीक बॉन्ड हो जाता है। और किसके बॉन्ड बीच में बॉन्ड हो जाता है? तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। किस किस के बीच में? कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका ना हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाएगा। और किससे हाइड्रोजन बनाता है बॉन्ड? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बनाता है बॉन्ड। यानी कि एक हाइड्रोजन जो कोवलेंट बॉन्ड से किसी से जुड़ा हुआ है, किसी एक्स एलिमेंट से, ठीक है, तो मतलब एक हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन है ये, और ये वाला कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या करेगा? किसी और वाई एलिमेंट से, यानी कि जो वाई एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा उससे क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ गया आपने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि एक कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से बनाएगा क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही है, ये हाइड्रोजन कौन सा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है कैसा बॉन्डेड है? कोवलेंटली बॉन्डेड है एक्स के साथ में, और ये किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ में क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये वाला समझ गया। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ना कंसेप्ट समझते हैं। क्या समझते हैं? कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये मेरे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या कोवलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कोवलेंटली जुड़ा हुआ है। और हमें क्या पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसके ऊपर डेल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम भी हो जाती है, तो ये ज़्यादा खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि और ये थोड़ा सा कम खींचेगा। समझ गया ये वाली चीज़। और ये जो दूसरा जो एलिमेंट रहेगा ना, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट रहेगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा ना, इसके बाद लोन पेयर रहेगा, और ये लोन पेयर ना इसको आसानी से देना है। तो लोन पेयर कौन आसानी से दे सकता है? लोन पेयर वही आसानी से दे सकता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। क्यों? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको लोन पेयर देना है, अट्रैक्ट नहीं करना, लोन पेयर देना है, तो इसका टेंडेंसी कम होना चाहिए अट्रैक्ट करने का, तभी तो किसी को दे देगा, है ना। देख लो, अगर समय मुझे दान करना है किसी को, तो मुझे ना कंजूसी छोड़ना पड़ेगा, है ना। कंजूसी, मेरा कंजूसी वाला टेंडेंसी कम होना चाहिए। वही सेम टू सेम ये वाई को क्या करना है, अगर अपना लोन पेयर देना है तो इसका कंजूसी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम होना चाहिए। ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए किसके कंपेयर में? एक्स के कंपेयर में। और एक्स मेरे पास क्या होना चाहिए? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ, वापस मैं समझा रहा हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो वो किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। क्यों? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तभी तो ये डेल माइनस हो जाएगा और ये डेल प्लस हो जाएगा। और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसको डेल, इसको लोन पेयर देना है। इसको लोन पेयर कौन देगा? जो कंजूस नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यानी इसका कंजूसी कम होना चाहिए, तभी ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो समझ लेना। तो एक्स अच्छा कौन माना जाएगा? ठीक है, एक्स कौन अच्छा जाएगा? फ्लोरीन। देख लो, एक्स कौन अच्छा माना जाएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा रहेगा, तभी तो वो खींच पाएगा और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव बना पाएगा। तो एक्स के लिए कौन अच्छा होना चाहिए? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा? फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा। ठीक है, और वाई कौन अच्छा माना जाएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है? नाइट्रोजन की। तो फ्लोरीन, जो एक्स के लिए कौन अच्छा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अच्छा है। और वाई के लिए मेरे पास कौन अच्छा है? नाइट्रोजन पहले, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ये वाला कंसेप्ट अपने को समझ गया रहेगा और इसी पर बेस सवाल आ जाता है। तो मैं एक और बार रिवाइज करा देता हूँ। ये देख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है मेरे पास? जब कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन किसी और के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन यानी कि जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के साथ में रहेगा और दूसरा भी क्या रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा। इन पहला इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा वाला कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। पहला वाला ज़्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसको डेल नेगेटिव बनाना, जिससे डेल पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसको डेल पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, यानी कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा तभी तो दे पाएगा। अगर ज़्यादा रहेगा तो खुद इससे और खींच लेगा, तो कम रहेगा तभी तो ये दे पाएगा, यानी कंजूस कम होना चाहिए तभी तो ये इसको दे पाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। यानी कि जो एक्स होना चाहिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कौन होता है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। और कम
और वाई जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, तो मेरे पास नाइट्रोजन हो जाता है, फिर ऑक्सीजन हो जाता है, फ्लोरीन हो जाता है। और हम लोग फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मोस्टली जो होता है मेरे पास FON से जुड़े हाइड्रोजन से ही मेरे पास हो जाता है, यानी कि हमेशा FON ही जुड़ते हैं हाइड्रोजन से, तभी मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। और बहुत ही रेयर केस के अंदर क्लोरीन भी मेरे पास कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में वापस बता रहा हूँ कि FON से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। बहुत ही रेयर केस के अंदर क्या करता है, क्लोरीन भी कर लेता है। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि ठीक है, तो जो X जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी तो वो डेल नेगेटिव क्रिएट करेगा। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए तभी तो डेल नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो डेल पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो ये इसको आसानी से देगा। और ये इसको आसानी से कम देगा, कब देगा, जब Y कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो वो Y मेरे पास क्या होना चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जिससे वो आसानी से अपना लोन पर दे दे। तो X ज़्यादा होना चाहिए, तो X कौन अच्छा रहेगा, फ्लोरीन होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। Y कम होना चाहिए, तो Y कब अच्छा रहेगा, जब नाइट्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। लेकिन इन तीनों में से ही होने चाहिए, या फिर क्लोरीन भी चलेगा। तो ये वाला चीज़ मैंने मस्त एकदम इतना कॉन्सेप्ट में बताया कि कोई नहीं बताएगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है, इस पर बेस्ड हमारे पास सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अगला अपने को क्या हो जाता है, अगला सवाल अपने को बोलता है कि पूछ लेता है, दो चीज़ पूछता है। एक तो पूछता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रॉन्ग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ लेगा। और दूसरा बोल देगा कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोल देगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, फिर बोल देगा कितना किसके अंदर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, एक होता है नंबर और एक होता है ताकत। एक होता है ताकत, यानी कि ये क्वालिटी की बात कर रहा है, और ये नंबर यानी कि क्वांटिटी की बात कर रही है। तो अगर मुझे क्वालिटी की बात करें, किसके अंदर ज़बरदस्त क्वालिटी की, मस्त एकदम क्वालिटी का मेरे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर हो रहा है, तो उसके लिए अलग कंसेप्ट रखता है। लेकिन बोल रहा है कि जिसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें हो रहा है, उसके लिए मेरे पास अलग कंसेप्ट रखता है। तो अगर मुझे बोल दे कि मस्ट क्वालिटी का हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी मस्ट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर किसके अंदर होगी, तो कैसे पता चलेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उसका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। और जब और हमने को पूछ लेगा किसके अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने नंबर में ज़्यादा हो जाएगी, तो नंबर में निकालने के लिए अपने को क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इंटू अपने को 2 करना है, तो उतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे पास हो जाएगा। तो मैं वापस बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन देखना है और मेरे को लोन पेयर देखना है, किसी भी मॉलिक्यूल करना है। इन दोनों में से जो कम होगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। समझ लो, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम मेरे पास हाइड्रोजन मेरे पास 2 है और लोन पेयर मेरे पास 1 है, तो दोनों में से हाइड्रोजन 2 है, लोन पेयर 1 है, तो कौन कम है, लोन पेयर कम है, तो लोन पे जो कम रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2, तो 2 मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ये मॉलिक्यूल। दूसरा सवाल देख लो, एक के ना मेरे पास हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, 4 है, और लोन पेयर मेरे पास कितने 6 है, तो कौन कम है, हाइड्रोजन कम है कि लोन पेयर कम है, हाइड्रोजन कम है, जो कम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8, तो ये वाला मॉलिक्यूल कितना बनेगा, 8 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो कौन कितना हाइड्रोजन बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा, समझ गया, कि देखना कि हाइड्रोजन कितने और लोन पेयर कितने, और हाइड्रोजन लोन पेयर में से जो कम रहेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमें मिल जाएगा कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बनाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करेगा तो और अच्छे से समझेगा। फिर लेकिन स्ट्रेंथ पूछता है कि किसका ना तगड़ा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, स्ट्रेंथ किसमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से देख लेंगे। फॉर एग्जांपल HF दे दिया गया, H2O देख लिया और NH3 दे गया, इन दोनों का स्ट्रेंथ पूछ लिया गया, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से देख लेंगे। फ्लोरीन का 4 जाता है और हाइड्रोजन का 2.1, हाइड्रोजन का तो सबका ना सेम ही रहेगा, 2.1 2.1 2.1, फ्लोरीन का 4 जाएगा, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसका ना रहेगा। फिर इसके बाद में फिर इसका ना इसके अंदर जिसका ना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उसका स्ट्रेंथ क्या रहेगा, ताकत ज़्यादा रहेगा। तो ये वाली चीज़ भी अपने को समझ गया, समझ गया कि नहीं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ भी अपने को निकालना आ गया और नंबर भी अपने को निकालना आ चुका है। फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है मेरे पास कितने टाइप की हो जाता है, 2 टाइप की हो जाती है। कितने टाइप की, 2 टाइप की। एक होता है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा यानी कि अपने ही अंदर अंदर, और इंटर यानी कि किसी और के साथ। देख लो ना, एक होता है ना इंटर स्कूल कंपटीशन, देखो स्कूल के अंदर भी होता है ना एक इंटर स्कूल कंपटीशन, यानी कि हम लोग ना दूसरे स्कूल में जाते हैं, फिर वहाँ पर कंपटीशन लड़ कर आते हैं, फिर वहाँ से मेडल अपन जीत कर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल। इंटर मतलब किसी और के साथ में बॉन्डिंग बनाता है। इंटर मॉलिकुलर का मतलब क्या होता है, दूसरे स्कूल के साथ जाना, यानी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाना, तो उसको बोल देते हैं अपन इंटर मॉलिकुलर। जैसे इंटर स्कूल होता है ना कि दूसरे स्कूल में जाते हैं मेडल जीत कर आता है, वैसे ही इंटर मॉलिकुलर यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई कर रहा रहेगा उसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो दूसरा स्कूल यानी कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या फिर ऑफ सेम या फिर डिफरेंट कंपाउंड क्या करेंगे, क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, उसको अपन बोल देते हैं इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन सब का क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इतने सारे एग्जाम्पल्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इन सब का क्या देख लेते हैं, कहाँ कैसे क्या देखने को मिल जाती है वो अपन देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं वाटर लिक्विड, ठीक है। तो पानी लिक्विड मेरे पास कैसा हो जाता है, तो पानी का स्ट्रक्चर अपने को पता है, क्या पानी का स्ट्रक्चर अपने को पता है, एक मेरे पास ऑक्सीजन होता है और 2 मेरे पास क्या होता है, हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है। फिर अपने को पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है मेरे पास,
एक कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या करेगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन दूसरे ठीक है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है, इसके साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन जो है इसके साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड जुड़ा हुआ है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है लेस या फिर उसके बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। क्योंकि हमेशा FON के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ऑक्सीजन है, हाँ तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कि जो ये होता है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद डेल पॉजिटिव आएगा। इसको अभी पॉजिटिव है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पर इसको दे देगा, लोन पर अपना इसको दे देगा। तो यहाँ पर ऐसे ही मेरे पास हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इन दोनों के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वैसे ये भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बगल वाला क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बन दे जाएगा। तो ऐसा मेरे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा किसके अंदर, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर कैसा होता है, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। समझ गया कंसेप्ट से, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, HF के अंदर HF सॉलिड का कैसा बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे पता है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या करता है, दूसरे के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन। तो ये वाला समझ लो, ये जो हाइड्रोजन है ये फ्लोरीन के साथ में क्या करा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, फ्लोरीन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो फ्लोरीन क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मैंने दिखाया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब इसको हाइड्रोजन को नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इसको कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा, फ्लोरीन दे देगा। तो फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बन जाएगा, ये डॉट 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन होता है, FON से जुड़ा H, तो हाइड्रोजन F से जुड़ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे पास बन गया। तो जो याद रख लेना, तो HF का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो जिगजैग स्ट्रक्चर हो जाता है। कैसा, ऐसा जिगजैग स्ट्रक्चर हो जाता है। तो याद रख लेना, कोई पूछ ले ये HF जो सॉलिड हो जाता है उसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, जिगजैग स्ट्रक्चर हो जाता है, उसका अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। और कंसेप्ट से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे पास हो रही है, कुछ नहीं, कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन था, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ था, तो वो क्या कर लेगा, ठीक है, ठीक है, तो वो पोलैरिटी क्रिएट कर लेगा। और दूसरा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो है, ठीक है, या फिर उसी के बराबर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो है वो अपना लोन पर आसानी से दे देगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो वही वाला कंसेप्ट हमारा लग रहा है कि जो अपन ने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था कि जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन जो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पहला जो है वो क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव करेगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कमी आ जाएगी, तो जो दूसरा जो है वो अपना क्या करेगा, लोन पर देने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो वही कंसेप्ट सारी जगह चल रहा था, ये कंसेप्ट कभी नहीं बोलने का, ठीक है। फिर अगला सवाल देख लेते हैं, HF सॉलिड देख लिया, फिर आया था अपने पास CH3COOH इन वेपर फेस या फिर बेंजीन, ठीक है। तो नॉन पोलर के अंदर क्या होता है, CH3COOH क्या होता है, हमेशा डाइमर बना लेते हैं। ये सेम कंसेप्ट अपन देख लेते हैं सोल्यूशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर के अंदर जब अपन वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं ना, वेंट ऑफ फैक्टर, तो हमें बोला जाता है कि CH3COOH जो है वो बेंजीन के अंदर डाइमर क्यों बना देते हैं, क्यों, तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, हाफ हो जाता है, इसलिए वो क्या बना देते हैं, डाइमर बना देते हैं। तो ये अच्छे से अपन सोल्यूशन चैप्टर के अंदर इसका रीजन पढ़ लेंगे, लेकिन अपन इसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो जाता है वो अपन देख लेते हैं। डाइमर कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनता है। तो CH3COOH, तो CH3COOH का अगर मैं खोल के देखूँ, CH3 में ऐसे लिख लूँगा, C डबल बॉन्ड O ऐसे जुड़ जाएगा और OH मेरे पास ऐसे जुड़ जाएगा। और दूसरे CH3COOH को मैं क्या कर लूँगा, CH3 ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है, और CH3 में क्या कर दूंगा, ऐसे लिख लूँगा, C डबल में ऐसे लिख दूंगा और OH में ऐसे लिख दूंगा, दोनों को मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे पास कैसे हो जाएगी, ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से हो जाएगा, तो ध्यान से देख लो, ऑक्सीजन जो है मेरे पास, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या मेरे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या डेल नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव। तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन होता है, FON से जुड़ा H, यानी कि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डायमंड बना लेंगे, इसलिए इसका वेंट ऑफ फैक्टर हाफ अपने को देखने को मिल जाता है सोल्यूशन चैप्टर के अंदर। तो कुछ भी नहीं समझ रहा है ना, देखो बस ये वाला कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला कंसेप्ट, पहले ये वाला कंसेप्ट समझ लो, दिमाग में रखो, और कुछ नहीं समझ रहा तो मैं एक और चीज़ बता दो। पहले ये वाला कंसेप्ट समझो, ये वाला कंसेप्ट क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है मेरे पास, कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या करता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन जो होता है उसका एक जो जिससे जुड़ा रहता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, और ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ज़्यादा होती है तो वो डेल नेगेटिव हो जाएगा और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, इसका कमी हो जाएगी, इसको कोई देना चाहिए और देने वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, तभी तो वो दे पाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक लोन पर दे देगा, लोन पर देने वाले कोई बॉन्ड को बोल देता है अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देता है। ये मेरे पास कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है, कि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कर लेगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी ला देगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेरेटिव लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हाइड्रोजन जो है उसको वो क्या करेगा, लोन पर देगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो यही मेरे पास कंसेप्ट हो जाता है। और सवाल करते वक्त अपने को क्या करना है याद रखने का कि FON से जुड़ा H होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
FON से जुड़ा H होना चाहिए, तब मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, खत्म, एकदम सिंपल। FON से जुड़ा H होना चाहिए। पहला वाला स्ट्रक्चर था जहाँ से देख लो, हाइड्रोजन था, किससे जुड़ा, O से जुड़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। हाइड्रोजन था, किससे जुड़ा, O से, तो जुड़ गया। FON से जुड़ा H होना चाहिए। दूसरा क्या ना, FON से जुड़ा H है, हाँ, H किससे जुड़ा, F से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। H किससे जुड़ा, F से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला। तीसरा देख लो, खोल के देख लिया, O किससे जुड़ा, H से, ठीक है। FON से जुड़ा H होना चाहिए, O से भी जुड़ रहा है, ठीक है, चलेगा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी H किससे जुड़ा, O से, यानी कि FON से जुड़ा होना चाहिए, तो O से जुड़ रहा है, ठीक है, चलेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी हो गया। कुछ नहीं, FON से जुड़ा H होना चाहिए, FON से जुड़ा H होना चाहिए, और खाली कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड जो हाइड्रोजन रहेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से जुड़ा रहेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, चार्ज की कमी ला देगा, तो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो रहेगा वो आसानी से, ठीक है, क्या कर लेगा, उसको लोन पे दे देगा, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे पास बन जाएगा। और डायरेक्टली अपने को क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए अपने को, FON से जुड़ा H होना चाहिए, FON से जुड़ा H होना चाहिए। और खाली ये वाले क्वेश्चन के लिए अपने को क्या कंसेप्ट चाहिए कि एक्स मेरे पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए एक्स मेरे पास FON होना चाहिए, एफ की ज़्यादा प्रायोरिटी, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। और वाई क्या होना चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि वाई के लिए किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी, नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। और बाकी सारे क्वेश्चन के अंदर यही कंसेप्ट चल जाएगा कि FON से जुड़ा H होना चाहिए, FON से जुड़ा H होना चाहिए। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं जहाँ पर अपने को बोल जाके कि अल्कोहल का पानी के साथ में कैसे हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल पानी, अल्कोहल क्या होता है, ROH हो जाता है, और पानी क्या होता है, HOH हो जाता है। तो RH और HOH में कुछ नहीं होता था, FON से जुड़ा H होना चाहिए, तो H है मेरे पास, ठीक है, H है मेरे पास, और मेरे पास क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। कैसे बन गया अपने को पता है, ध्यान से देख लेते हैं। ऑक्सीजन क्या था, डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा इधर से भी खींच लेगा, इधर से भी खींच लेगा, इधर से भी खींच लेगा, इधर भी खींच लेगा, तो इनके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की क्या चार्ज की कमी आती है, चार्ज की कमी, यानी कि ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन की डेल नेगेटिव है, तो इधर से भी खींच लेगा, इधर से भी खींच लेगा, तो चार्ज की कमी आ जाएगी। ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, तो क्या कर लेगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड बना लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, तो वही पूरा कंसेप्ट है ना। फिर अगला सवाल देख लेते हैं, HCO3, एक चीज़ देख लेना, KHCO3, ठीक है। तो KHCO3 और NaHCO3 दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों के दोनों अल्कली मेटल है, यानी ग्रुप 1 के, तो K प्लस इसके अंदर भी है और Na प्लस इसके अंदर भी है। तो इसका पूरा मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पूरा का पूरा न्यूट्रल है, तो एक इसका ना +1 है, तो इसका ना -1 होना ही पड़ेगा, ताकि पूरा क्या हो जाए, मेरे पास न्यूट्रल हो जाए। सेम टू सेम अगर +1 है तो यहाँ पर -1 होना ही चाहिए, ताकि पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाए। तो अपने क्या चाहिए, स्ट्रक्चर का क्या मिल गया, इसमें से HCO3- मिल गया, और इसके अंदर से भी अपने को क्या मिल गया, HCO3- मिल गया। लेकिन ये HCO3 किसका है, पोटेशियम का, लेकिन और ये HCO3 किसका है, सोडियम का है, तो दोनों अलग अलग हो जाता है। और मुझे पोटेशियम का HCO3 मेरे को मिल जाता है, तो वो क्या बना देता है, डायमर बना लेता है। लेकिन सोडियम का HCO3 क्या बनाता है मेरे पास, पॉलीमर बना लेता है। तो यही याद रखना कि अगर मुझे पोटेशियम का मिल जाए, ठीक है, HCO3-, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, HCO3- को बाइकार्बोनेट बोल देते हैं, वो डायमर बना देगा। तो HCO3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तोड़कर, ठीक है, मैं कैसे लिख सकता हूँ HCO3 को तोड़कर, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड वो तो है ही है मेरे पास, ठीक है, और एक नेगेटिव, वो बता नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज में एक ऑक्सीजन पे डाल दूंगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड वो मैंने क्यों डाल दिया कि अपने को पता है जब भी मेरे पास ऑक्सीजन होता है P ब्लॉक के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, ये तो C डबल बॉन्ड हो और नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए एक ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव मैंने डाल दिया, ठीक है। इससे इसका भी मेरे पास ऑक्टेट मेरा कंप्लीट हो गया, और बच्चा मेरे पास क्या OH, तो OH मैंने इधर लगा दिया, और सेम टू सेम इसको पलटाकर मैंने सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे क्या पता कि FON से जुड़ा H क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन किसके साथ करेगा, O से करेगा, क्योंकि FON से जुड़े से करता है, तो ये हाइड्रोजन O से क्या करेगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। और ये वाला ऑक्सीजन किससे करेगा, H से करेगा, क्योंकि FON से जुड़े, तो ये क्या बना है, डायमर बना लेते हैं। कौन डायमर कौन बनाता है, किसका कार्बोनेट, किसका बाइकार्बोनेट डायमर बनाता है मेरे पास, पोटेशियम का। लेकिन सोडियम का क्या बना देता है, पॉलीमर बना देता है, यानी कि ठीक है, HCO3 को ऐसा लिख देते O-, फिर उसके बाद में इसको पलटा कर हाइड्रोजन यहाँ पर सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख देंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी हो जाएगी, फिर सेम टू सेम स्ट्रक्चर ऐसा लिख देंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे आगे आगे होती जाएगी, और पॉलीमर बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। तो याद रखने का कि जो सोडियम होता है वो क्या बनाता है, डायमर, सोडियम का बाइकार्बोनेट आयन डायमर बनाता है, लेकिन सॉरी क्या पोटेशियम का बाइकार्बोनेट आयन मेरे पास डायमर बनाता है, लेकिन सोडियम का पॉलीमर। तो याद करने का मेरे पास ट्रिक हो जाता है कि नेपाली कड़ी चावल, क्या नेपाली कड़ी चावल, नेपाली कड़ी चावल से कैसे याद हो जाएगा, नेपाली नेपाली नेपाली, ने से आ जाएगा सोडियम, पाली, पाली कैसे है, पॉलीमर, और नेपाली यानी कि सोडियम हुआ तो पॉलीमर बनेगा, सोडियम का बाइकार्बोनेट हुआ तो पॉलीमर बनेगा। कड़ी चावल, क्या कड़ी चावल यानी कि के से यानी पोटेशियम, पोटेशियम होता है कड़ी, डी से यानी कि डायमर, अगर पोटेशियम का बाइकार्बोनेट हुआ तो वो डायमर बनेगा। तो नेपाली कड़ी चावल, नेपाली से यानी कि सोडियम का हुआ तो पाली यानी कि पॉलीमर बन जाएगा। और कड़ी चावल, कड़ी यानी कि पोटेशियम का अगर मेरे पास बाइकार्बोनेट हुआ तो डी यानी कि डायमर बनेगा, तो पोटेशियम का तो डायमर बनेगा, और सोडियम का तो नेपाली,
नेपाली, तो नेपाली यानी कि पॉलीमर बन जाएगा। तो किसका पॉलीमर बनेगा, किसका डायमर बनेगा, याद रखना है। और डायमर पॉलीमर बनाना अपने को तो आता ही है, तो ये वाला भी अपने को समझ आ चुका है। फिर अगर अपन अगला देख लेते हैं H3BO3, जिसका अपन बोलते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड याद रखना, क्योंकि बोरिक एसिड देख लेना, ये हाइड्रोबोल्सन ऑक्सीडेशन के अंदर भी बन जाता है क्या, बोरिक एसिड, है ना। याद रखना बोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाता है हमारे पूरे केमिस्ट्री का ना, क्योंकि एक मेरे पास वीक एसिड हो जाता है। बोरिक एसिड क्या मेरे पास वीक एसिड हो जाता है, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन नहीं देता, ये अपना हाइड्रोजन नहीं देता, बल्कि किसी और का हाइड्रोजन अपने को लाकर दे देता है। इसलिए क्या मेरे पास वीक मोनोप्रोटिक एसिड हो जाता है, क्या मोनोप्रोटिक एसिड, क्योंकि अपना हाइड्रोजन नहीं देगा, पानी का हाइड्रोजन निकाल कर अपने को दे देगा। इसलिए क्या बोरिक एसिड क्या मेरे पास वीक मोनोप्रोटिक एसिड हो जाता है। खैर वो तो अपन आयनिक कलर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो H3BO3 का स्ट्रक्चर अपन कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। H3BO3 ध्यान से देख लेना, H3BO3, H3BO3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर एटम क्या मेरे पास बोरॉन है, तो बोरॉन का मैंने लिख दिया। 3 H है और 3 O है, तो 3 OH मैंने लगा दिया, 3 OH मैंने क्या कर दिया, लगा दिया। तो H3BO3 का स्ट्रक्चर मेरे पास क्या बन गया, ऐसा मेरे पास बन गया है। और मुझे पता है कि इसके अंदर कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, वो अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कितने साइड्स है हमारे पास, वो भी अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकालने के लिए आपने पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने निकाल सकते हैं। चलो मैंने बताया था ना ट्रिक कि मिनिमम नंबर ऑफ लोन पर, क्या बताया था मैंने यहाँ पर बताया था। देखो कोई भी हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, उसके लिए क्या होता है मेरे पास, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो या फिर मिनिमम नंबर ऑफ लोन पर देखो, इंटू 2 कर दो। तो H3BO3 का मैं स्ट्रक्चर देख लूँ, तो हाइड्रोजन कितने मेरे पास 3 है। ठीक है, 3 है, और लोन पर कितने, एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पर है, क्योंकि ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है मेरे पास। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4/2, यानी कि 2 लोन पर है। एक ऑक्सीजन के ऊपर मेरे पास कितना लोन पर है, 2 लोन पर है। ठीक है, यहाँ पर 2 लोन पर है, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यानी कि 6 लोन पर है। लोन पर कितना है इसके अंदर, 6 लोन पर है। मैंने बोला मिनिमम कौन सा है, हाइड्रोजन कम है कि लोन पर कम है, हाइड्रोजन कम है। जो मिनिमम होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 × 6, तो 6 साइड हो जाता है मेरे पास, 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। यहाँ पर 6 साइड हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। तो ये वाला ट्रिक भी हमारा काम कर रहा है कि किसी के अंदर कितना कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। उसके लिए क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ क्या देख लो, लोन पर देख लो। जो कम बनेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। और कैसे ये 6 बनाएगा, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन जो है किसी ध्यान से कैसे 6 बनाएगा मैं बता रहा हूँ। ये हाइड्रोजन जो है वो किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और ये ऑक्सीजन किसी और हाइड्रोजन के साथ में बना लेगा। तो 2 बॉन्ड यहाँ पर बन गए, ये हाइड्रोजन किसी और के साथ में, और ये ऑक्सीजन किसी और हाइड्रोजन के साथ में, ये हाइड्रोजन किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में, और ये ऑक्सीजन किसी और हाइड्रोजन के साथ में। तो 6 हो गए कि नहीं, तो 6 ऐसे 6 अपने को स्ट्रक्चर से भी पता चल गया, और 6 अपने को बिना ठीक है उस फॉर्मूले से भी अपने को पता चल गया, जो मेरा ट्रिक था। ठीक है, कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो या फिर मिनिमम नंबर ऑफ लोन पर देख लो, जो भी मिनिमम दिखे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उतने मेरे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने को देखने को मिल जाते हैं। फिर देख लेते हैं आइस, जो वाटर हो जाता है, वाटर के अंदर मेरे पास कितना मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, वो अपन देख लेते हैं। तो वाटर के अंदर तो वाटर का मिनिमम देखो, वाटर अपने को ध्यान से देखना, और वाटर मुझे लिक्विड देखने बोल दिए, तो वाटर लिक्विड अगर बोल दिए तो वाटर लिक्विड का एकदम ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखना, ऐसा स्ट्रक्चर, कैसा, ऐसा स्ट्रक्चर है कि पानी का मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा बनाता है। लेकिन वाटर आइस बोल दे तो उसका स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा बोल देगा, जो अपन फॉर्मूला से अपन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या बोलता है अपने को, कौन कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, फार्मूला क्या बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो या फिर मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर देखो, इंटू 2 कर दो। तो अगर मैं वाटर देखूँ तो वाटर के अंदर मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने 2 है। और लोन पर कितने वाटर के अंदर मुझे पता है। ठीक है, तो लोन पर कैसे देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 ग्रुप का 6 माइनस एक हाइड्रोजन एक को साइड करेगा, 2 हाइड्रोजन 2 को, तो 6 - 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4/2, यानी कि 2 लोन पर है, हाइड्रोजन भी 2 है, लोन पर भी 2, यानी कि दोनों के दोनों मिनिमम ही है। और इनको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 × 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया कौन, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया कौन, वाटर। तो वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे, 4, यानी कि वाटर मैंने लिख दिया, और मैंने 4 वाटर इसके बगल में रख दिया है। क्या कहाँ से पता चला, मेरा ये वाला ट्रिक से पता चला कि जो मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो, फिर मिनिमम नंबर ऑफ लोन पर देख लो, इंटू 2 कर दो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी मेरे पास 2 है वाटर के अंदर, और लोन पर भी 2, तो दोनों को तो किसी भी एक को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मेरे पास बना देगा कौन, आइस। आइस के अंदर मेरे को 4 मिल जाएगा। तो 4 क्या कर लिया, ये ऑक्सीजन किससे कर लिया, ये ऑक्सीजन जो है मेरे पास, ठीक है, तो ये वाला एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ में कर लिया, क्योंकि एक ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पर हो जाता है ना, एक ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पर होता है, तो एक ऑक्सीजन का लोन पर, एक लोन पर इसके साथ में, और एक ऑक्सीजन का एक लोन पर इसके साथ में, और एक हाइड्रोजन इसके साथ में, और एक हाइड्रोजन इसके साथ में। तो 4 बॉन्ड मेरे पास ऐसे बन चुके हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड जैसे बन जाते हैं ना इसका ना, तो मेरे पास एक ऐसा बस पैक स्ट्रक्चर बनता है, क्या बोलते हैं, पैक स्ट्रक्चर बोल देता है। ठीक है, तो पैक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं, वॉइड्स बोल देते हैं, या फिर ओपन पोरस स्ट्रक्चर बोल देते हैं। पोरस यानी थोड़ा पैकिंग होता है, थोड़ा क्या होता है एकदम छेद थोड़े अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो ओपन पोरस स्ट्रक्चर या फिर वॉइड्स, ठीक है, जगह खाली जगह अपने को देखने को मिल जाती है। ठीक है, खाली जगह मिल जाती है, तो खाली जगह अपने को देखने को मिल गई, तो खाली जगह को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी जगह होती है, ठीक है, किसके अंदर कितनी जगह है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, बढ़ जाता है आइस के अंदर। तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसका ना खाली जगह देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। हमें पता है
डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा तो पूरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वैल्यू का कम हो जाएगा। तो आइस का वैल्यू वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए उसका डेंसिटी आइस का क्या होता है, कम हो जाता है। कोई पूछेगा आइस का डेंसिटी क्यों है, क्योंकि देख लो उसको समझाने का, ए भाई इधर आ देख, पानी के अंदर देख उसको बोलने का कि देख पानी तो भाई नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और एकदम खतरनाक, ठीक है, OH OH करके ऐसे मेरे पास पानी क्या ऐसा करता है खतरनाक, ऐसे OH OH करके क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा बना देता है, ठीक है, OH 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 ऐसे कर लेता है। लेकिन आइस के अंदर क्या करता है, अपन फार्मूला से चलते हैं कितना कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर मिनिमम नंबर ऑफ लोन पर इंटू 2। तो हाइड्रोजन भी 2 है पानी के अंदर और लोन पर भी 2 है, तो किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 4, यानी कि एक पानी 4 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो एक पानी जो है वो 4 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से कर लेंगे और इसके बाद 2 लोन पर है, हर एक लोन पर एक एक हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो इसको बनेगा, देख सुन, इसके पास क्या ऐसे कर लिया तो इसके पास एक वॉइड बन रहा है, वॉइड यानी कि खाली ओपन पोरस स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो जब भी पोरस स्ट्रक्चर मिलता है तो खाली खाली जगह मिल रहा है, तो जगह को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हमें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब भी डिनोमिनेटर बढ़ता है तो पूरा वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका, इसलिए इसका डेंसिटी कम हो जाता है, किसका, आइस का। इसलिए आइस का डेंसिटी कम है, इसलिए पानी जो है जो आइस जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। कभी भी देखा रहेगा पानी, अगर मैंने ठीक है पानी लिया, पानी के ऊपर मैंने बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया तो बर्फ़ क्या होता है, वो ऊपर तैरता है ना। और बर्फ़ क्या करता है, कभी भी ऊपर तैरता है। कभी भी पिया रहेगा ना मोहितो क्या बोलते हैं, मोहितो या फिर शरबत कोई भी, ठीक है, या फिर कोई भी जूस कुछ ठंडा अंडा, ठीक है, या फिर बाहर गन्ने का जूस पिया रहेगा, उसका ना बर्फ़ डालते हैं ऊपर से, ठीक है, आइस। तो आइस क्या करता है, वो उसके ऊपर तैरता है, ठीक है, नीचे अंदर जाता नहीं, क्योंकि आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों, ये आइस के अंदर वॉल्यूम जगह ज़्यादा जगह क्यों है, क्योंकि ऐसा वो ऐसा वो क्या कर लेता है, 4 बॉन्ड बना लेता है एक पानी का मॉलिक्यूल। तो बीच में क्या हो जाता है, खाली जगह डब्बा पूरा स्ट्रक्चर अपने को देखना मिल जाता है। इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, हल्का हो जाता है, इसलिए बहुत आइस क्या होता है, तैरता है और गन्ने के रस के ऊपर, पानी के ऊपर। इसलिए आइस का क्या होता है, मेरे पास डेंसिटी कम हो जाता है। डेंसिटी आइस का कम क्यों होता है, कि वो पूरा स्ट्रक्चर बना देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के बाद। तो ये वाला भी अपने को समझ आ चुका है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया था, यानी कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, किसी का H था और किसी का FON के बीच में से कोई भी एक एलिमेंट था, तो वो दोनों क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे। लेकिन अब हम देखने वाले इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द सेम कंपाउंड, यानी उसी कंपाउंड के अंदर क्या रहेगा, H भी रहेगा और FON में से कोई एक रहेगा। तो उसी सेम कंपाउंड में से क्या हो जाएगा, घर के अंदर ही। तो पहले क्या हो रहा था कि बाहर 2 परिवार के अंदर शादी हो रही थी, यानी कि कोई एक परिवार से, ठीक है, लड़का था हाइड्रोजन और दूसरे से कोई एक लड़की थी, या तो फ्लोरीन पसंद थी या तो ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, घर के अंदर ही शादी हो रही है। जैसे जो मद्रासी लोग होते हैं ना, उनके अंदर मामा की लड़कियों से भी शादी हो जाती है, कंजेनियस मैरिज क्या बोलते हैं ना, ऐसे होता है ना, अपन पढ़ते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का ना, कंसेंजेनियस मैरिज, यानी कि मैरिज बिटवीन द रिलेटिव्स। तो पहले अपन ने क्या देख लिया कि इंटर मॉलिक्यूलर, यानी कि बाहर वालों के बीच में शादी देख लिया, यानी कि एक परिवार दूसरा परिवार। लेकिन अभी देख ले घर के अंदर ही शादी, यानी कि मेरी शादी किसी अपने मामा की बेटी के साथ में हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंसेंजेनियस मैरिज। तो मतलब वही देख लेते हैं कि घर के अपने मतलब अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग बना लेना, मतलब अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर शादी करना, अपने ही परिवार के अंदर शादी कर लेना, उसको बोल देते हैं अपन इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी कि अपने ही कंपाउंड के अंदर क्या बॉन्डिंग बना लेना, ठीक है। तो बॉन्डिंग तो उसको कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन रहेगा ही, और हाइड्रोजन रहेगा, फ्लोरीन क्या रहेगा मेरे पास, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, और कुछ केस में क्लोरीन भी हो सकता है, मैंने बता दिया था। तो एक एक करके सारे के सारे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, एक और चीज़ याद रखना, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है, खाली ऑर्थो पोजीशन पर ही पॉसिबल होगा, पैरा पर क्यों नहीं हो पाएगा। क्यों, कि अपने को पता है कि ये मेरे पास बेंजीन के अंदर 3 पोजीशन हो सकते हैं, एक होता है ऑर्थो, एक होता है मेटा और एक होता है मेरे पास पैरा। तो जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो ऑर्थो पर ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन हुआ, समझ लो हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी जो ग्रुप रहेगा वो ऑर्थो पर रहेगा, तब भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। क्योंकि जब मेटा पैरा पे हो जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा वो वाले ग्रुप से, डिस्टेंस बढ़ जाता तो हमें पता है कि कोई भी बॉन्डिंग नहीं हो पाती, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, घट जाता है। इसलिए कभी भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी मेरे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर वाली ऑर्थो पे ही होगी। क्यों, क्योंकि ऑर्थो क्या है, नज़दीक है। अगर ऑर्थो से मैं दूर मेटा पर चले जाऊँगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वीक हो जाएगा बॉन्ड, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है, वीक होता है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशन होती है वीक होती है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग उसको बनाया जा सकता है, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर इज पॉसिबल ओनली एट ऑर्थो पॉसिबल एंड नॉट एट पैरा, क्योंकि इंट्रा क्या लेके होना चाहिए, नज़दीक क्या होनी चाहिए, ठीक है, नज़दीक क्या होनी चाहिए, पैरा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्यार होने के लिए थोड़ा सा नज़दीक क्या होनी चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन चलाने के लिए कुछ भी चल सकता है। फिर तो एक एक करके क्या देख लेते हैं हम, इतने सारे मॉलिक्यूल्स देख लेंगे जिसके अंदर अपन इंट्रा मॉलिक्यूलर देख सकते हैं। तो पहला आता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो अपन ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है
कि फिनॉल है मेरे पास, फिनॉल क्या था, फिनॉल को ऐसा लिख देते और उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाते हैं, नाइट्रो ग्रुप यानी NO2 ग्रुप लगा देते, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, FON से जुड़ा हुआ क्या होता है, H होता है, FON से जुड़ा हुआ अगर H रहेगा तो क्या करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो यहाँ पर H है और वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, और ऑर्थो पे तो डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस क्लोज है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तभी तो मैंने बोला कि इंट्रामोलिकुलर जो होता है हमेशा कहाँ पर होगा, ऑर्थो पोजीशन पे ही हो जाएगा, तो ऑर्थो पे ही है, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन क्या कर लेगा, इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देख लिया कि इसका ना मेरे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। फिर अगला आता है मेरे पास एक और ऑर्गेनिक का अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड कैसा होता है मेरे पास, ठीक है, जो ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड यदि फिनॉल रहेगा, फिनॉल के ऑर्थो ग्रुप पे क्या रहेगा मेरे पास, COOH ग्रुप रहेगा, तो इस पूरे कंपाउंड को अपन बोल देते हैं ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। तो इसको सारे कंपाउंड को याद करना भी चालू कर दो। कॉमन नेमिंग इसका कैसे हो जाता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है, फिनॉल के नाइट्रो पे क्या है मेरे पास, NO2 ग्रुप है, फिर आता है मेरे पास ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड का मतलब मेरे पास क्या हो जाता है कि मेरे पास फिनॉल है और उसका ऑर्थो ग्रुप पे एक एसिड का ग्रुप है COOH, उसको ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा क्या, हाँ, क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या, FON से जुड़ा H, तो हाइड्रोजन तो दिख रहा है अपने को, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ पर है, तो ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर है, और ऑक्सीजन कैसे लिखेगा, ये C डबल बॉन्ड अपने पता है, COOH क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH हो जाता है, C डबल बॉन्ड ऐसे ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो FON से जुड़ा H है तो, और ऑक्सीजन भी है और मेरे पास हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर इसी मॉलिक्यूल के अंदर हो पा रही है, और ऑर्थो पे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा। फिर आ जाता है मेरे पास, जैसे ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड था वैसे मेरे पास आ जाता है अगला वाला ऑर्थोसैलिस एल्डिहाइड। क्या आता है मेरे पास, ऑर्थोसैलिस एल्डिहाइड, कुछ नहीं था, एसिड की जगह कुछ नहीं आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। कौन सा ग्रुप लग जाएगा, एल्डिहाइड यानी CH ग्रुप लग जाएगा, सेम टू सेम। तो एल्डिहाइड को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड H के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको भी मैंने C डबल बॉन्ड H के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर लेगा, ये दोनों मिलाकर क्या कर लेगा, FON से जुड़ा H यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, और ऑर्थो पे तो नज़दीक है तो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो बॉन्डिंग मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे पास आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद में अपने को देखने को फिर उसके बाद में अपने को क्या देखने को मिल जाता है, एनायन ऑफ मैलिक एसिड क्या था, उसका नाम अपन क्या कर लेते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि मैलिक एसिड, भाई मैलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ना हम ट्रिक पढ़ते हैं ओम्स गैप, ठीक है, ओम्स गैप के अंदर अपन ट्रिक क्या पढ़ते हैं, ठीक है, अपन पढ़ लेते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। लेकिन भाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ना जो पढ़ते हैं, जो M आता है वो मैलिक एसिड नहीं होता, वो मेलोनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, वो मेलोनिक एसिड होता है, इसलिए कन्फ्यूज मत हो, मैलिक एसिड अलग होता है, मेलोनिक एसिड अलग होता है। जो ट्रिक पढ़ते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कि कि O यानी कि ऑक्जेलिक एसिड और उसके लिए 0 हो जाता है N की वैल्यू, M यानी कि मेलोनिक एसिड, मेलिक नहीं मेलोनिक एसिड, उसके लिए 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है। तो साथ ही मैं ये वाला भी कंसेप्ट बता देता हूँ कि जब भी मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का इनका स्ट्रक्चर बनाने बोलते तो कुछ नहीं करना है, एक जनरल फार्मूला होता है CH2N, क्या CH2N COOH और COOH, ये मेरे पास जनरल फार्मूला है। अगर मैं N की वैल्यू यहाँ पर 0 डाल दूँ तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वो मेरे पास बन जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। 1 डाल दूँ तो मेलोनिक एसिड बनेगा, मेलिक नहीं। 2 डाल दो तो सक्सेनिक एसिड, 3 डाल दो तो ग्लूटारिक एसिड, कौन सा, ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। 4 डाल दो तो एडिपिक एसिड, ठीक, कौन सा, एडिपिक एसिड, ठीक है। और 5 डाल दो तो पामोलिक एसिड, कौन सा, पामोलिक एसिड, ठीक है। समझ गया ये वाली, लेकिन ये मेलिक एसिड दिया ना कि मेलोनिक, तो मेलोनिक नहीं दिया इसलिए ये वाला नहीं लगाना है। लोग कन्फ्यूज होकर ये वाला लगा देते भाई, M यानी कि मेलोनिक बोल रहा है, भाई मेलोनिक नहीं है मेलिक बोल रहा है, मेलिक, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज मत होना, इसलिए मैंने ये बताया था कि लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मेलिक का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, तो मेलिक का स्ट्रक्चर याद करने के लिए मैं बताता हूँ, मालिक, ओ मालिक, अरे मालिक, मालिक किसी भी घर का जो मालिक होता है, ठीक है। तो घर का मालिक यूजुअली अपन देखते हैं कि जो भी किसी का भी घर होता है, यूजुअली जो देखा जाता है जनरली 90% देखा जाता है कि वो शादीशुदा होता है। कैसा होता है, शादीशुदा रहता है, नहीं उसके हस्बैंड रहेगी, बीवी रहेगी, तभी तब तक ही वो घर खरीद पाता है, वरना बैचलर लोग बहुत कम ही घर खरीद पाते हैं, ठीक है। तभी कि कोई भी बंदा सेटल होगा जब तक शादी होगी तब तक ही वो कमा पाएगा, तब तक ही उतने पैसे जमा कर पाएगा कि कहीं भी अच्छा जगह घर ले सके। तो जब भी जो घर का जो मालिक रहेगा वो क्या होता है मेरे पास, घर का जो मालिक होता है मेरे पास क्या होता है, शादीशुदा रहेगा, यानी कि डबल बॉन्डेड रहेगा, ठीक है। तो मैलिक एसिड क्या है, मालिक कौन होता है, डबल बॉन्डेड, इसलिए ये मेरे पास क्या होता है, डबल बॉन्डेड हो जाएगा। और एसिड है तो 2, तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे 2 एसिड लगा दो, खत्म। तो मैलिक एसिड याद करने का ट्रिक समझ गया, कुछ नहीं, मालिक यानी कि क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, मालिक यानी कि डबल बॉन्डेड है, शादीशुदा है, और दोनों बॉन्ड पे एसिड है, तो दोनों बॉन्ड पे क्या कर दो, एसिड लगा दो, ये मेरे पास मालिक एसिड बन गया। लेकिन क्या बोल रहा है, एनायन ऑफ मैलिक एसिड, यानी कि इसका एनायन बना, यानी कि हाइड्रोजन निकाल दो तो इसका क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो एनायन बन जाएगा, तो इसका एक एनायन बन जाएगा। अब ये
अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है तो मुझे पता है F1 से जुड़ा H करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, दोनों क्या करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। तो मालिक एसिड, ठीक है, तो मालिक एसिड, मालिक यानी कि मालिक कब बनता है, जब शादीशुदा रहेगा तब भी मोस्टली मालिक बनते हैं, ठीक है, तभी मेरे पास मालिक बनेगी। तो मालिक तब बनेगा तो दोनों से क्या कर दो, एसिड जोड़ दो, एसिड है तो दोनों से जोड़ दो, उसका एनायन बना दो, एनायन बना के बाद में बस बन जाएगा ये वाली चीज़। तो मालिक एसिड याद करने का ट्रिक अपने को समझ आ गया रहेगा। फिर आता है मेरे पास कैरोस एसिड, क्या बोलते हैं कैरोस एसिड। तो कैरोस एसिड को कैसे याद करते हैं उसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। कैरोस एसिड, कौन सा एसिड, कैरोस एसिड, ओ यानी कि ऑक्सीजन रहेगा, एस एसिड, एस यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक ओ जोड़ दो तो मेरे पास क्या बन जाता है कैरोस एसिड। देखो नाम के अंदर ही बता रहा है कैरोस एसिड, कैरोस एसिड यानी कि ओ यानी कि एक ऑक्सीजन, ठीक है, ओ यानी कि एक ऑक्सीजन, और एस एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर वाला कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी कि H2SO4 के अंदर मैं एक और ओ जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा कैरोस एसिड बन जाएगा। तो H2SO4 का मैं H2SO5 बन जाएगा जब मैं एक और ओ जोड़ दूंगा। तो स्ट्रक्चर भी वैसे ही है कि H2SO4 के स्ट्रक्चर में एक और ओ डाल दूंगा। H2SO4 स्ट्रक्चर अपने को बनाने आता ही है, अपने को पता ही है H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे पास, जब भी पी ब्लॉक का ऑक्सीजन के साथ में आएगा तो डबल बम बनाई गई, डबल बम बनाई गई, ठीक है, डबल बम बना दिया, डबल बम बना दिया। फिर दो ओ है और दो ओ और दो एच मेरे पास बच गया तो ओ एच आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और ओ है यहाँ पर, तो ओ एच एक और लगाने से जगह बीच में एक ओ को इंसर्ट कर दे फिर ओ एच को लगाना। तो समझ गया कैरोस एसिड का स्ट्रक्चर बनाना भी H2SO जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है। देखो स्ट्रक्चर पूरा H2SO4 जैसे कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ओ एच है, यहाँ पर ओ एच लगाने से पहले एक बीच में एक इंसर्ट कर लेना फिर ओ एच लगा लेना। तो H2SO का स्ट्रक्चर ही हो जाता है मेरे पास। और कैरोस एसिड का ट्रिक कैसा होगा, ओ यानी कि एक ओ इंसर्ट कर दो किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 के बीच में एक ओ इंसर्ट कर दो मेरे पास क्या बन जाएगा कैरोस एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ट्रिक भी देखो मैं बताया जा रहा हूँ, ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा याद करने का। अब इसका बोला कि एनायन ऑफ कैरोस एसिड, यानी कि इसमें से एनायन यानी कि एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो एक मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसका क्या बन गया एनायन बन गया। अब ये एनायन क्या करेगा, F1 से जुड़ा H क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और उसी के अंदर ही मेरे पास क्या ऑक्सीजन है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब अपने मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर कौन कौन सा अपन ने देख लिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कुछ नहीं, फिनॉल बना लिया, फिनॉल यानी कि OH बना दिया और उसका ऑर्थो पे NO2 लगा लिया, तो वो भी क्या करेगा अपने अंदर क्या करेगा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। दूसरा क्या था ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड यानी कि फिनॉल बना लिया और उसी के ऑर्थो पे एसिड पर लगा दिया, एसिड यानी कि COH, और यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, क्या कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। फिर आता ऑर्थो मेरे पास क्या है सैलिस एल्डिहाइड यानी कि फिनॉल बना लिया और उनका क्या ऑर्थो पे एल्डिहाइड लगा दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, ये भी समझ गया अपने को। फिर अनायन ऑफ मैलिक एसिड, तो मेलोनिक नहीं बोला, मेलोनिक बोला तो ओम्स गैप वाला ट्रिक लगाते हैं, लेकिन मैलिक बोला मालिक, मालिक क्या होता है कभी भी शादीशुदा होता है तब भी अपन घर खरीद सकता है कोई भी, शादीशुदा यानी कि डबल बॉन्डेड रहेगा। और एसिड है, एसिड यानी कि दोनों से COH जोड़ दो, क्या कर दो दोनों से COH बोल दो, लेकिन उसका एनायन बोल रहा है, एनायन बोल रहा है यानी कि एक हाइड्रोजन निकाल दो, यानी कि एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया और यहाँ पर एनायन बन गया, क्या बन गया मेरे पास अपन नेगेटिव मेरे पास बन जाएगा COO नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा कि नहीं, ये ऑक्सीजन और F1 से जुड़ा क्या कर लेगा, ये एनायन ऑफ मैलिक एसिड क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। याद करने का देखो कितना मस्त मस्त ट्रिक लेकर आया मैं। फिर अगला मेरे पास क्या कैरोस एसिड, कैरोस एसिड में क्या मेरे पास O है, ओ यानी कि एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा किसका ना सल्फ्यूरिक, सल्फर वाला एसिड कौन सा H2SO4, तो H2SO4 करने का तो एक और ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा H2SO5 बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर भी वैसे बनाना है कि H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है अपने को पता ही है, जब भी पी ब्लॉक का होता है तब भी ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता ही है और दो हाइड्रोजन बच गया, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन बच गया तो OH बन जाएगा। यहाँ पर भी OH जोड़ना है, लेकिन क्या करना है एक और O आ गया तो एक O बीच में मैं इंसर्ट कर दूंगा, तो H2SO5 का स्ट्रक्चर भी बनाना एकदम आसान हो गया। और ये भी क्या करेगा इसका एनायन बनाना, फिर इसका एनायन बना दिया मैंने, एक हाइड्रोजन निकाल दिया एनायन बना दिया और वो एनायन क्या कर लेगा ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या करेगा अपने अंदर इसी के मॉलिक्यूलर क्या करेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये वाला भी अपने को समझ गया। तो पूरा पूरा कितना मस्त ट्रिक से मैंने बता दिया। अगला मैंने बोला था ना कि स्पेशल केस भी हो जाता है कि FON तो मेरे पास करते ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन कभी कभी क्लोरीन भी कर लेता है। तो क्लोरीन कौन कौन से मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो भी अपन सीख लेते हैं। तो कौन कौन से कहना करता है, तो पहला आता है मेरे पास एसिटाइलिन और एसीटोन वाले के अंदर, फिर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के अंदर, फिर ऑर्थोक्लोरोफिनॉल के अंदर, और मेरे पास आ जाता है किसके अंदर क्लोरल मॉलिक्यूल के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले मेरे को बोल दिया गया कि स्पेशल क्या ना एसिटाइलिन और एसीटोन के अंदर कैसे मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो एसिटाइलिन ध्यान से देख लेना, तो एसिटाइलिन देखो यहाँ पर क्लोरीन नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है एसिटाइलिन और हाइड्रोजन के अंदर मेरे पास एसिटाइलिन और एसीटोन। एसिटाइलिन यानी कि क्या होता है आइलिन, ठीक है, अपने को पता है IUPAC के नाम पर पढ़ता ही है कि अल्काइलिन, अल्काइलिन का मतलब मेरे पास हो जाता है, ठीक है। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का मतलब हो जाता है मेरे पास, ठीक है, एसिटाइलिन का मतलब मेरे पास होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड मेरे पास बन जाएगा। और एसिड, एसिड यानी कि अपने को पता है एसिड यानी कि 2 कार्बन, ठीक है, कॉमन नेमिंग हो जाता है। फॉर्म यानी कि मेरे पास 1 कार्बन हो जाता है, एसिड यानी कि 2 कार्बन, ठीक है, तो 2 कार्बन वाला क्या बन जाएगा मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्ड मैंने
बना लिया तो एसिटाइलिन और एसीटोन का स्ट्रक्चर अपने को पता ही है, एसीटोन का स्ट्रक्चर मेरे पास हो जाएगा। और इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास ऑक्सीजन है, तो फोन से जुड़ा क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये वाला तो स्पेशल केस हो गया, ठीक है, क्योंकि अपन नॉर्मल ये देखते नहीं एसिटाइलिन और एसीटोन का। अगला है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का अपन सॉल्यूशन चैप्टर करना पड़ते हैं नेगेटिव डिविएशन करके, क्या पढ़ लेते हैं, नेगेटिव डिविएशन के अंदर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेगेटिव डिविएशन होता क्या है, ठीक है, नेगेटिव डिविएशन, ठीक है, तो वर्ड से पकड़ लेना नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो क्या कम होता है इसका ना, वेपर प्रेशर मेरे पास कम हो जाता है। वेपर प्रेशर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, मेरे पास बढ़ जाएगा। तो वापस मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव डिविएशन आएगी, वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, याद रखना, वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसा क्यों होता है वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो भी अपन सोल्यूशन चैप्टर के ना पढ़ते ही है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ कि वेपर प्रेशर क्या होता है मेरे पास, ठीक है, कि मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूल है, ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगी, ठीक है। तो अगर इन लिक्विड के मॉलिक्यूल की फोर्स आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स रहेगी वो कम रहेगी, तो अगर वो कम रहेगी फोर्स तो जो लिक्विड को अगर मैं हीट करूँगा तो उसकी भाप क्या आसानी से बन जाएगी। ज़्यादा भाप बनेगी तो वो ज़्यादा प्रेशर लगा लेगा ढक्कन के ऊपर, ठीक है। समझ मैं दूध उबाल रहा हूँ और दूध के आपस में जो मॉलिक्यूल की जो प्रेशर, ठीक है, फोर्स है वो कम है तो उसकी जो दूध का जो धुआं है ऊपर आसानी से ऊपर चले जाएगा और ज़्यादा वेपर बनेगा, और ज़्यादा वेपर बनेगा तो ढक्कन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। यानी कि जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम तो वो आसानी से टूटकर भाप बना देगा, और आसानी से टूटकर भाप बना देगा तो वो उसका ज़्यादा वेपर प्रेशर लगा लेगा ढक्कन के ऊपर। यानी कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम, वो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटने के बाद में ज़्यादा भाप बनेगा, ज़्यादा भाप बनेगा तो वो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए वेपर प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मेरे पास हो जाता है। तो ये समझ गया, वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अपन क्या पता होता है, नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन यानी कि नेगेटिव डिविएशन का मतलब होता है वेपर प्रेशर कम। तो वेपर प्रेशर कम यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा। तो मैंने अभी बोला कि वेपर प्रेशर कम यानी कि भाप कम बन रही है। भाप कम क्यों बन रहा है, क्योंकि वो जल्दी से टूट नहीं रहा है। टूट क्यों नहीं रहा है, कि फोर्स क्या उनके बीच में ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा क्यों है, कि कोई बॉन्ड बना रहेगा। तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इनके बीच में क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन जाता है, किसके बीच में, एसीटोन और जो मेरे पास क्लोरोफॉर्म है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन लिया जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH Cl3, ये क्लोरोफॉर्म हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म अपना हाइड्रोजन ले लेता है और एसीटोन का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, FON से जुड़ा H, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेता है। तो बॉन्ड बनाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा तो घटने को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर होता है नेगेटिव डिविएशन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर का भी पूरा का पूरा क्या कर दिया, समराइज कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है मेरे पास क्लोरोफॉर्म, तो ये देख लिया, ये देख लिया। तो इसके बाद में आता है मेरे पास ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ठीक है। तो मतलब ठीक है, फिनॉल का स्ट्रक्चर बना दिया और उसके ऑर्थो पे मैंने